नमस्कार दोस्तों। चल रही थी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, जिसमें आज हम प्रयोजना विधि कल हमने पढ़ी, उसका ये सेकंड पार्ट है। प्रयोजना विधि का ये सेकंड पार्ट है। और अगर सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में बात करें तो सामाजिक अध्ययन का ये 8वां पार्ट है शिक्षण विधियों में। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं कि ये सेकंड पार्ट है, इसमें क्या क्या है। तो इसमें मैंने कल आपको बताया था कि प्रयोजना के सोपान, उससे पहले हमने संदर्भ में बात की थी कि प्रयोजना विधि के जो 4 प्रकार बताए गए थे वो हमने कर दिया था इसका अध्ययन। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोजना के सोपान। तो किलपैट्रिक ने जो प्रयोजना के सोपान बताए थे वो बताए थे 6। तो कौन कौन से बताए थे तो देख लेते हैं कि कौन कौन से बताए थे। तो इसने जो पहला सोपान बताया था वो बताया था वातावरण, परंतु वातावरण न कहकर इसने इसे कह दिया था परिस्थिति का निर्माण या परिस्थितियों का निर्माण करना। परिस्थितियों का निर्माण करना। पहला चरण इन्होंने बताया था कि प्रयोजना कोई भी योजना है तो सबसे पहले अगर कोई परिस्थिति आएगी तभी हम किसी योजना का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला चरण ये बताया था उन्होंने। 2 नंबर की बात करें कि 2 नंबर चरण कौन सा बताया था, तो 2 नंबर चरण बताया था कि हमें कौन सी योजना यानी 4 बताई थी, समस्यात्मक, रचनात्मक, अभ्यासात्मक और कलात्मक। उनमें से कौन सी योजना का चयन करना है, यानी प्रयोजना का क्या करना है, आपको चयन करना है, जिसे आप उद्देश्य निर्धारण कह सकते हो। उद्देश्य निर्धारण। और जो कई किताबें हैं उनमें इस उद्देश्य उदाहरण को अलग बता दिया, इसीलिए वहाँ 7 सोपान हो गए। परंतु किलपैट्रिक ने जो बताया था प्रयोजना का चयन करना यानी उद्देश्य का क्या करना, निर्धारण करना, तो ये एक में ही है। और कई किताबें इसे अलग करके 7 बता रही हैं, बाकी सेम ही है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में होता है चयन कर लिया तो फिर क्या करना है, फिर योजनाओं का निर्माण करना है। क्या करना है, योजनाओं का निर्माण करना। योजनाओं का निर्माण करना, या आप इसे कह सकते हो योजनाओं का कार्यक्रम बनाना। कार्यक्रम बनाना। आपने पहले एक परिस्थिति ली, उसके बाद में आपने कहा कि मुझे इस योजना से पढ़ाना है, ये योजना मुझे लागू करनी है, इस योजना पर कार्य करवाना है। फिर आपने इस योजना को क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, यानी उस योजना का क्या बना लिया, कार्यक्रम बना लिया। अब आपने सब कुछ तैयार है, आपको सिर्फ उस पर क्या करना है, लागू करना है। अर्थात चौथे चरण को इसने कहा है कि योजनाओं का क्रियान्वयन। योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, जो कार्यक्रम आपने बनाया था अब उसे क्या कर देंगे, अप्लाइड कर देंगे, यानी लागू करना जो चीज़ आपने बनाई। फिर देखें कि 5 नंबर पे क्या आएगा, तो 5 नंबर पे आपका आएगा योजनाओं का मूल्यांकन। आपने लागू कर दिया, फिर देखा कि जो योजना आपने बनाई थी उसके अंदर क्या त्रुटियां रही, क्या उसमें अच्छाइयाँ रही, ताकि बालकों ने उस चीज़ को ग्रहण किया, तो आप उसका क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। तो योजनाओं का मूल्यांकन। ठीक है, और इसका जो अंतिम पद है, ये प्रश्न में C-TET में पूछा गया प्रश्न था कि प्रयोजना विधि का अंतिम पद होता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, जो योजना आपने बनाई थी, योजना का लेखा, खाका जिसे बोलते हो, लेखा जोखा बोल सकते हो आप, योजना का लेखा जोखा तैयार करना। लेखा जोखा तैयार करना, इसे आप बोल सकते हो अंतिम पद। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। योजनाओं का लेखा तैयार करना, ये इसका अंतिम पद है कि जो योजना बनाई उसमें आपने क्या क्या लिया। जैसे आपने अभी प्रोजेक्ट अपने 10th क्लास में बनवाते हैं ना बच्चों से,
कि उसने उस दौरान क्या क्या चीज़ें ली, क्या किया, ये किया, वो सारी चीज़ें। तो ये इसकी 6 सोपान थे। ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें कि जो प्रयोजना विधि है, ये जो प्रयोजना विधि है, ये विधि प्रयोजना विधि के सिद्धांत कि ये प्रयोजना विधि है, ये कौन कौन से सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो उन सिद्धांतों की भी बात कर लेते हैं कि प्रयोजना विधि के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे बात करें सिद्धांतों में, तो ये जो विधि है ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत कौन सा था? प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत था, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के मुख्य नियमों पर कार्य करती है, के मुख्य नियमों पर कार्य करती है। आपको पता होगा थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को 2 नियम माने थे। उसने एक बताया था, उसने मुख्य नियम ये बताया था, और एक उसने बताया था गौण नियम, जिसका वीडियो मैंने अपने मनोविज्ञान की जो प्ले लिस्ट है उसमें डाला हुआ है, तो पूरा डिटेल से करवाया। फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम उसने बताए थे 3, और इसका अपने जो सूत्र दिया था वो दिया था पता, कि मुख्य नियम में क्या है, पता है, और गौण नियम क्या है। गौण नियम में आप याद कर लो कि हमने बीए की, एमए की, एमए की, ऐसे याद कर लो, बीए एमए, और एक इसका जो आएगा वो अपन करेंगे। इसमें देखते हैं आगे क्या आएगा। तो इसमें देखो पी से याद कर लो आप प्रभाव का नियम, पी से प्रभाव का नियम। टी है, टी से याद कर लो तत्परता का नियम, और ए से है आपका अभ्यास का नियम। अब अगर आपको इसमें कर्म पूछ ले तो आप कर्म इसमें ये करना है, आपको सबसे पहले बच्चे को क्या करना है, तैयार करना है, तत्परता का नियम। फिर बालक को क्या कराना है, प्रभाव का नियम, और फिर बालक से क्या कराना है, अभ्यास का नियम। इसका ये हो जाएगा। अब इसमें देखें तो इसमें कौन कौन से थे, तो इसमें 5 बताए थे उसने। तो देखते हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम, फिर 2 नंबर पे था आंशिक क्रिया का नियम, फिर 3 नंबर पे था मानसिक विन्यास का नियम, सी था यहाँ पे, सी आएगा, मानसिक विन्यास का नियम। 4 नंबर पे था साहचर्य परिवर्तन का नियम, और सी पे था, नहीं ए रह गया क्या बीच में, चलो ऊपर कर देते हैं, आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। ये तो ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बीए की, एमए की है, आप इससे क्या हो गए हो, चौधरी बन गए हो। ये ट्रिक थी, इसमें पता थी। तो ये कहता है कि जो प्रयोजना विधि का जो सिद्धांत है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसके ये जो मुख्य नियम है इन पे कार्य करती है। कौन सी? प्रयोजना विधि। बालक को सबसे पहले तैयार करना है, फिर बालक पर अपने प्रभाव डालना है विषय वस्तु का, और फिर बालक को अभ्यास कराना। तो अभ्यास के मैंने 2 प्रकार बताए थे, लिखित या मौखिक। तो ये पहले सिद्धांत प्रयोजना विधि इस सिद्धांत पे कार्य करती है। नंबर 2 की बात करें कि प्रयोजना विधि कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है, तो 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर सिद्धांत हो जाएगा आपका, दिख नहीं रहा क्या यहाँ से, 2 नंबर जो सिद्धांत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रुचि का सिद्धांत, कि बालक की उस विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हो उसमें आपको रुचि उत्पन्न करनी है, उसके लिए आप किस मेथड का प्रयोग करते हो, बालक की उस सब्जेक्ट में रुचि है या नहीं है जो आप पढ़ा रहे हो। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में आपको ध्यान रखना है, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत।
ठीक है। 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर में आएगा ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, व्यवहारिकता का सिद्धांत, कि व्यवहार में लाने वाली चीजें बालक को करानी है, तो 4 नंबर पे आ जाएगी। और 5वीं है कि बालक को इसमें खुद ही करना होता है, तो इसे बोल सकते हो आप सब क्रिया का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत है जिन पे ये विधि कार्य करती है। ओके, अब अपन पढ़ लेते हैं प्रयोजना विधि के गुण, कि जो प्रयोजना विधि है इसके गुण क्या क्या हैं, प्रयोजना विधि के गुण। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक, तो इसमें बालक देखो क्रियाशील खुद हो रहा है, और जहां बालक खुद कार्य करेगा तो ध्यान रखना वो विधि कार्य करने के लिए विवश करती है, तो ध्यान रखना वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो आप पहले ही इसकी विशेषता हो जाएगी कि ये कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो ये विधि कौन सी होगी, मनोवैज्ञानिक होगी, क्योंकि इसी मनोवैज्ञानिकता के आधार पर अगर बात करें तो व्यक्ति भिन्नता के आधार पर अधिगम करता है। क्रिया जो भी बालक से करवाई जाएगी उसे रटना नहीं है, उसे खुद करके सीखना है। तो इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिकता से युक्त है, ये मनोवैज्ञानिकता से युक्त विधि है। नंबर 1 विशेषता होगी। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो यह विधि, इस विधि में जो बालक होता है वो क्रियाशील होता है। बालक क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो बालक क्रियाशील होता है, तो अगर बालक क्रियाशील होगा, बालक खुद कार्य करेगा, तो जो भी ज्ञान वो अर्जित करेगा, तो अर्जित ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो सीखा हुआ ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, स्थायी होता है। एक आप खुद कार्य करके सीखते हो, एक किसी को करते हुए देखते हो, तो दोनों में फर्क है। आप जो खुद करके सीखोगे वो आपके माइंड में स्थायी रहेगा। ठीक है, तो नंबर 3 की बात करें तो ये विधि कौन से कहाँ तक उपयोगी है, तो ध्यान रखना यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन 5वीं तक, फिर उसके बाद में करते हैं सामाजिक अध्ययन के लिए उपयोगी विधि है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये विधि कक्षा उच्च प्राथमिक स्तर यानी 8वीं क्लास तक ये विधि उपयोगी है। इस विधि से क्या होता है कि बालक में क्या चीजें विकसित हो जाती हैं। देखो, अगर बालक इस विधि से पढ़ रहा है तो इस विधि से बालक में क्या आएंगे, आत्मविश्वास आएगा। इस विधि से बालकों में आत्मविश्वास, क्यों, वो खुद कार्य को कर रहा है ना, आत्मविश्वास, निर्भरता के गुण विकसित होते हैं। होंगे कि नहीं होंगे, बालक अगर खुद कार्य करेगा तो उसे आएगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैंने किया था, उसमें आत्मनिर्भरता आएगी, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इसे आप ये भी कह सकते हो कि इसमें व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के गुण विकसित होते हैं। ठीक है, अगर इसके नंबर, इसी लाइन को मैं अगर एक लाइन में और समेटना चाहूँ तो इसमें ये कह सकते हूँ कि बालकों का व्यक्तिगत का अर्थ क्या हो गया, ये देखो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता व्यक्तिगत है, एवं सामाजिक विकास होता है। पर्सनली तो उनमें क्या हो रहा है, व्यक्तिगत में देखो आत्मविश्वास हो रहा है, आत्मनिर्भरता आ रही है, अर्थात इनमें आत्मविश्वास आएगा तो बालक में ईमानदारी की भावना भी आएगी। ठीक है, परंतु अगर मैं ये बात करूं कि सामाजिक विकास कैसे होता है, तो अगर बालक खुद कार्य कर रहा है तो वो किसी का सहयोग ले रहा है कि नहीं ले रहा। खुद कार्य अगर नहीं आ रहा तो वो साथ वाले दोस्त से पूछ सकता है कि यार इसका क्या होगा, तो उसमें सहयोग की भावना आ रही कि आज इसने मेरी सहायता की, कल मैं इसकी सहायता करूँ, सहयोग की भावना विकसित होगी। ठीक है, अगर बालक इस विधि से पढ़ रहा है तो उसमें नेतृत्व के गुण विकसित हो जाएंगे, उसमें उत्तरदायित्व, यहाँ लिख रहा हूँ, उसमें उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होगी कि जो कार्य दिया गया है उसे मुझे क्या करना है, पूर्ण करना है, और वो लोगों की सहायता भी कर देगा, अर्थात सहायता के गुण भी उसमें विकसित हो जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना,
फिर अगर 6 नंबर की बात करें कि इस विधि में बालक शारीरिक कार्य करता है ना, खुद काम करता है, तो शारीरिक, इस विधि में बालक शारीरिक परिश्रम करता है। खुद कार्य करेगा तो शारीरिक परिश्रम करेगा। अगर वो शारीरिक परिश्रम करता है तो जो भी परिश्रम करता है उसके लिए उसका सम्मान बढ़ जाएगा। परिश्रम करने वाले का या परिश्रम का सम्मान भी करता है। आपने एक छोटी क्लासों में अगर आप जाओगे तो एक कहानी लगती है कि एक बच्चा होता है और उसका पिता उसे कहता है कि जा तू 1 रुपया कमा कर ला। वो पहले दिन अपनी मम्मी से लेता है और उसका पापा कहता है बेटा ऐसे कुएं में डाला, तो वो कुएं में डालाता है। दूसरे दिन वो अपनी बहन से लेता है तो फिर वो फिर डालाता है। और उसका पिता क्या करता है, दोनों को उसकी माँ को और उसकी बेटी को क्या करता है, कहीं बाहर भेज देता है। और तीसरे दिन कहता है बेटा आज कमा के ला। और वो बाजार में जाता है, बाजार में वो किसी से मांगता है, कोई नहीं देता। और एक व्यापारी उसे 10 पैसे देता है और कहता है कि ये मेरा जो सामान है ये घर पे पहुंचा के आ। और जब वो 10 पैसे लेके घर पे आता है तो अपने पिता उसे कहते हैं कि तू 1 रुपया नहीं लाया, कहते मैंने आज मेहनत की, मैं 10 पैसे लेकर आऊँ। तो पिता कहता है कि जा इसे कुएं में डाला, परंतु उस दिन वो कहता है ये आज मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं डालूंगा। अर्थात उसमें कौन से भाव विकसित हो गए, परिश्रम का सम्मान करने लग गया। ठीक है। फिर अगर बात करें, आगे आता है आपका दोष। दोष की बात करें, इसमें दोष क्या क्या है। तो देखो, इस विधि के दोषों में सबसे पहले बात करें तो इस विधि में संसाधन अधिक चाहिए। इस विधि में क्या चाहिए, संसाधन अधिक चाहिए। संसाधन अधिक चाहिए। संसाधन क्या चाहिए आपको, अधिक चाहिए। इसीलिए ये अव्यवहारिक है, ज़्यादा लोग इसे यूज नहीं करते क्योंकि इसमें साधनों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये अव्यवहारिक विधि है। अब संसाधन कौन कौन से चाहिए, तो देखो इसमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें समय ज़्यादा लगता है कि नहीं लगता। साधन कौन कौन से चाहिए, तो साधन देखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, अगर आप स्कूल की बात कर रहे हो तो आपको चाक चाहिएगा, डस्टर चाहिए। ठीक है, जैसे आज मैं इस मेथड से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को भी अलग अलग मार्कर चाहिए। ठीक है ना। तो इस विधि में बालक को पाठ्य पुस्तक वस्तु के साथ स्केच चाहिए, स्केल चाहिए, फुट्टा चाहिए, रबड़ चाहिए, इरेजर चाहिए, प्रकार चाहिए, इस सभी, और उसे कटिंग चाहिए चित्रों की। अगर उसे पेंटिंग नहीं आती तो उसे अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए सुंदर सुंदर चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये विधि संसाधन अधिक होने की वजह से क्या है, अव्यवहारिक है। अब अगर बात करें तो यह विधि, इसकी जो प्रक्रिया है प्रोजेक्ट विधि की, ये प्रक्रिया क्या होती है, लंबी होती है। इसकी प्रक्रिया क्या है, लंबी है। ठीक है। तो इस 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 3 हो गए वैसे तो। अब 2 नंबर की अगर बात करें तो इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम निश्चित समय पर पूरा नहीं हो सकता। जैसे अपने को स्कूल में जाएंगे तो अपने को निश्चित समय दिया जाएगा कि इस महीने में इतना पाठ्यक्रम कराना है, तो पाठ्यक्रम को समय पर पूरा नहीं किया जा सकता, समय पर पूर्ण नहीं कर सकते इस विधि से। क्योंकि हर पाठ का अगर हम प्रोजेक्ट बनाने लग जाएं तो वो बालकों को तो प्रोजेक्ट बनाने में रह जाएंगे और सिलेबस क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इस विधि का नियमित प्रयोग संभव नहीं है। इस विधि का नियमित प्रयोग करना संभव नहीं है। समझ में आ गई बात, कि आप डेली इसका यूज नहीं कर सकते। अगर डेली करेंगे तो अपने को समय की क्या रहेगी, आवश्यकता कमी रहेगी। क्लास में हमारे पास 30-35 मिनट ही होते हैं, 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें क्या क्या करवाएं। ठीक है। फिर अगर बात करें नंबर 3 की बात करें कि इस विधि का प्रयोग जो होता है, इस विधि का प्रयोग आप कोई भी लैंग्वेज वहाँ नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, भाषा में बताओ क्या प्रोजेक्ट बनवाएं आप, हिंदी में कह दो प्रोजेक्ट बना के लाओ, क्या प्रोजेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस विधि का प्रयोग भाषा,
कोई भी साहित्य है, हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, भाषा साहित्य की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, भाषा साहित्य की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो यानी आप कह सकते हो प्रयोजना विधि सिर्फ सामाजिक अध्ययन के लिए काम में आती है, तो प्रयोग कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो नंबर 4 की बात करें तो इस विधि में, कौन सी विधि में, प्रयोजना विधि में, प्रयोजना विधि में इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है, अभाव होता है कि जो सभी पाठ होते हैं ना, वो सभी पाठ प्रोजेक्ट बनाने के लायक ही नहीं होते। एक दो पाठ होता है जिसपे प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। जैसे आपने अगर बीएड और बीएसटीसी की थी और आप अगर रेगुलर गए थे तो आपको ध्यान होगा कि आपको एक फाइनल लेसन दिया गया था और वो आप प्रोजेक्ट था आपका, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था, किसी को पर्यावरण का प्रोजेक्ट दिया गया था। तो सभी जो टॉपिक होते हैं उन पे हम नहीं बना सकते, तो ऐसी पाठ्य पुस्तक भी संभव नहीं है। तो इन पाठ्य पुस्तकों का क्या होता है, अभाव होता है। और अगर ऐसा है, पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, तो ये विधि शिक्षकों के लिए भी क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो ये विधि शिक्षकों के लिए कठिन होती है, शिक्षकों के लिए क्या होती है, कठिन होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शिक्षकों के लिए इसलिए कठिन होती है कि शिक्षक जो होता है वो कोई प्रयोजना का चयन नहीं कर पाता, चयन करना, क्योंकि इस पाठ के अंदर सभी चैप्टर उसे करवाने हैं और वो सारे चैप्टरों पर प्रयोजना लागू नहीं कर सकता क्योंकि उसका सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो ये उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि मैं किस चैप्टर का प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाऊँ और बालकों को कार्य कर लिखने दूँ। तो ये प्रयोजना का चयन करना भी उसके लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए ये अध्यापकों के लिए थोड़ी सी, अब ये इस विधि को पढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इस विधि के लिए आपको क्या चाहिए, इस विधि के लिए आपको योग्य और अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। इस विधि के लिए योग्य व अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो ये इसका दोष ही तो है, नॉर्मल व्यक्ति करवा नहीं सकता। अब अनुभवी को लेके आएंगे तो उसकी फीस वगैरह भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो अगर निष्कर्ष के रूप में अपन इस विधि को, मैं आपको निष्कर्ष बताऊं इस विधि का, तो मैं निष्कर्ष के रूप में आपके सामने लिख देता हूं इसको कि निष्कर्ष क्या होगा। इस विधि से क्या होता है कि इस विधि से वातावरण, हमने शुरू में बात की थी वातावरण का चयन करना था, कि वातावरण व परिस्थितियों के निर्माण का कार्य कौन करता है, शिक्षक करता है। परिस्थितियों के निर्माण का कार्य शिक्षक करता है और प्रयोजना का चयन शिक्षक बालकों के सहयोग से करता हुआ शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करवाता है, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करवाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, शिक्षण उद्देश्यों को वो प्राप्त करवाता है। तो ठीक है दोस्तों, यह आपकी पहली विधि कंप्लीट हुई। कल हम जिस विधि के बारे में पढ़ेंगे वो विधि रहेगी आपकी व्याख्यान विधि, सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है ना, व्याख्यान विधि, जिसे हम कहते हैं बिना चौक एवं टोक विधि, बिना चौक एवं टोक विधि, टॉक बात करते रहना, जिसका कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने परिवारजनों का सहयोग करें, घर से बाहर न निकलें। तो मिलते हैं, धन्यवाद।